नमस्कार साथियों, सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है कुछ ऐसा विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अनायास आज मैं इसके ऊपर लाइव नहीं आना चाहता था, क्योंकि हमने सोचा हुआ था 30 तारीख को जो नई सेवा शर्त आई है सरकार की उसके ऊपर कुछ चर्चा आपसे करूंगा। मगर आज कई दिनों से मैं इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था, जो अभी जेई और नीट एग्ज़ाम का जो पूरा प्रकरण चल रहा है, तो इस घटनाक्रम को मैं कई दिन से देख रहा था और इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता था। बड़ा डिवाइडेड सा ओपिनियन था चारों तरफ। मगर आज कुछ अखबार में मैंने ऐसा पढ़ा कि मुझे लगा कि नहीं, इसके ऊपर एक परिचर्चा होनी चाहिए। तो अचानक से हमने इस लाइव सेशन का माध्यम से आपके बीच में आने का सोचा। थोड़ा विलम्ब भी हो गया हमें, मगर विलम्ब हो गया है, मगर कुछ हम लोगों से मिलने में व्यस्त थे, इस वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया, उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा मैं। तो आज जो ये विषय है कि जीवन और परीक्षा के बीच में जो मंझधार में आज छात्र फंसे हुए हैं, क्यों है, क्या है, कैसे है, इसके ऊपर थोड़ी हमने सोचा कि चर्चा होनी चाहिए। ये ऐसा विषय है शिक्षा कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर पक्ष और विपक्ष की जिस तरीके से राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं, मुझे वो बिल्कुल अटपटा सा लगा। अगर आप पक्ष की भी बातें देखें और विपक्ष की भी बातें देखें, दोनों में कहीं बातें कुछ सही हैं, मगर जिस तरीके से मुद्दे को उठाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, मुझे लगता है वो थोड़ा गलत है। परीक्षा अगर आप पूछेंगे तो ये जो जेई या हो रहा है या नीट का हो रहा है या उसके आगे बाद बीएचयू के भी एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं और भी कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं, और सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए भी कोर्ट में केसेस हो रखा है। कई स्टेट चाहती है कॉलेजेस में एग्ज़ाम कराने के लिए, कई जगह एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। और जो पूरा दलील इसमें उठ के सामने आ रहा है कहीं ना कहीं, वो ये आ रहा है कि छात्रों का साल बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से, अगर आप, मेरा अपना जो व्यक्तिगत राय है, हो सकता है कई लोगों को मेरी बात सही ना लगे या आपके कुछ वैलिड पॉइंट्स हो, मगर जो मेरा अपना मंतव्य है, ये अभी जो परीक्षा है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोरोना का संक्रमण पूरे देश में अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ना ही घटता हुआ दिख रहा है। सरकारी आंकड़े जो भी कहें, और बिहार में तो खासकर जिस तरह से आंकड़ों का खेल हो रहा है कोरोना का, उसके बारे में मैं ना ही कुछ कहूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं किस प्रकार से आंकड़ों का खेल हो रहा है। मगर जो छात्रों का जीवन है, जो कई साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं इसमें छात्रों का, सरकार का सबसे बड़ा जो ये दलील है, और एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का भी दलील है कि एक पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो क्या आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि एक ऐसे ही आधा साल वेस्ट हो चुका है? ऑनलाइन एग्जाम्स या ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, क्या इससे सही तरीके से पढ़ाई हो पा रही है? क्या सारे स्टूडेंट्स तक ये चीज़ें पहुँच पा रही हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, क्या ये बातें वहाँ पर जा पा रही हैं? क्या वो इस शिक्षा को ले पा रहे हैं? तो ये कई सारे मुद्दे हैं। सिर्फ ये एग्जाम से ही, जो अभी ये जेई नेट का हो रहा है, इससे ही जुड़ा हुआ नहीं है। एक बड़ा ये इसके ऊपर आप देखिएगा, छात्रों का एक पूरा साल वेस्ट हो चुका है। और अगर वेस्ट हो चुका है तो ठीक है, हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिंदा रहे तो कई तरह के एग्जाम्स, कई तरह के प्रतियोगिता, कई तरह के परीक्षा हम फिर से दे सकते हैं। सरकार उस चीज को कंपनसेट कर सकती है, मगर लॉस ऑफ लाइफ को सरकार नहीं कंपनसेट कर सकती है। जीवन अगर किसी का चला गया तो उसको आप कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। कहीं मैंने ये पढ़ा कि भाई कोरोना तो अभी खत्म होने का आसार नहीं, हमको इसके साथ जीना सीखना होगा। बिल्कुल सही बात है, हमको इसके साथ जीना सीखना होगा, हमको इसके साथ अपना बचाव सीखना होगा। हमें ये नहीं सीखना होगा कि कैसे हम इसमें आंख बंद करके घुस जाएं कि हमें तो कुछ नहीं होगा। पूरे विश्व में जो अभी तक आंकड़े हमारे पास हैं, 8,20,000 लोग लगभग पूरे विश्व में मर चुके हैं। भारत में भी संख्या लगभग 60,000 के आसपास है। आप उनके परिवार से जाके पूछिए एक बार, जो लोग गुजर चुके हैं कोरोना के वजह से, उनके परिवार से एक बार जाके, मैं चाहता हूं सरकार के लोग जो ये चुनाव करवाना चाह रहे हैं, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी सरकार के लोग हो, मैं किसी के ऊपर पर्सनल अटैचमेंट नहीं कर रहा हूं, मगर जो लोग गुजर गए हैं, आप उनके परिवार से जाके पूछिए ना, क्या उन्होंने कोरोना के साथ जीना सीख लिया? कहीं ना कहीं उनकी जीवन में एक रुकाव या ठहराव आ गया कि नहीं आ गया है? उसको कैसे कंपनसेट करिएगा आप?
हमें सीखना यह है कि हमें जीवन को नहीं रुकने देना इस प्रकार है कि हम किस तरह से अपने बचाव के साथ जीवन को आगे ले जाएं। यह नहीं कि हम पता है कि जहां से कोरोना का संक्रमण का विस्फोट हो सकता है उसके थ्रू हम वही काम करने जाएं, हम वही कार्य करें जिससे कोरोना हो ही जाए। साउथ कोरिया का मैं एग्जांपल आपको इसलिए देना चाहता हूं कि चाइना के बाद अगर कहीं अचानक से जो ये कोरोना का विस्फोट हुआ वो साउथ कोरिया में हुआ। वहां पे एक महिला थी, मतलब अभी उसको पेशेंट 31 कहा गया था। 61 साल की महिला थी वो, और उस समय कोरोना का संक्रमण ना के बराबर था साउथ कोरिया में। उनको संक्रमण हुआ। उन्होंने संडे को जो चर्च में मास होता है, पूजा होती है उनकी, उन्होंने उसको अटेंड किया। लगभग 1000 लोग थे वहां पे उस कांग्रेशन में, उस प्रेयर में, और उस सारे लोग उससे संक्रमित हुए। और उसके बाद साउथ कोरिया में अचानक से एक विस्फोट हुआ। एक महिला से आप समझ सकते हैं कि 1000 लोगों को हुआ, और उसके आगे चेन बनता गया। यहां पर 26 लाख अभ्यर्थी हैं जो नीट और जेईई की परीक्षा देने जा रहे हैं। 26 लाख कोई छोटा ये फिगर नहीं है, ये 26 लाख बहुत बड़ा फिगर है। इस बड़े फिगर के ऊपर अगर आप सोचिए कि इसमें से 1% लोग को भी गलती से कोरोना हो जाएगा तो कितना लंबा ये चेन बनेगा, कितना भयानक ये संक्रमण फैलेगा। इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा जा रहा है? एसओपीज बनाया गया है, रूल्स बनाया गया है, रेगुलेशन बनाया गया है, पर ये एसओपी, रूल्स, रेगुलेशन कितना फॉलो हो रहा है? मैं दूसरे स्टेट के बारे में ज्यादा डीपली नहीं कह सकता हूं कि कितना फॉलो हो रहा है, मगर हमारे बिहार में ये सारे एसओपीज, अनलॉक के गाइडलाइंस सब नाकाम है, सब ना के बराबर है। आप सब्जी मंडी में चले जाइए, आप बस स्टैंड चले जाइए, अभी इनका एक गाइडलाइन आया कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। अभी अचानक 2 दिन पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप कह रहे हैं कि इतने पैसेंजर होने चाहिए, इतने इसमें मास्क, आप इसकी चेकिंग करवा पा रहे हैं? बस स्टैंड के पास खड़े होकर थोड़ा सा चेकिंग कर लेना, ये कहां तक जायज है? आप क्या पूरे स्टेट में आप इस चीज को मॉनिटर कर सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म फॉलो कर रही है कि नहीं, कि मास्क पहन रही है कि नहीं? कहां से पॉसिबल है? कैसे एसओपीज? बिहार में अभी बाढ़ आया हुआ है, असम में भी बाढ़ आया हुआ है। बाढ़ में जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं वो कैसे एग्जाम देंगे? क्या उनका साल बर्बाद नहीं होगा? अब अररिया में कोई बच्चा है और उसको पटना आके एग्जाम देना पड़ेगा, तो उसको कब चलना पड़ेगा, कब आके एग्जाम देगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपने शुरू कर दिया है बस, मगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बस से नहीं ट्रेन से सफर करते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सेंटर पे सुबह 7 से 8 बजे रिपोर्ट करना होता है, 1-2 घंटे पहले ही एग्जाम के। और जी में तो 6-7 सेंटर दिया गया है, मगर आपका ये नीट में सिर्फ 2 सेंटर है, पटना और गया में। अररिया का कोई स्टूडेंट हो, कोई आपका मधुबनी का स्टूडेंट हो, वो कैसे सुबह 7 बजे पटना या गया में सेंटर पे आएगा? उसको एक दिन पहले आना पड़ेगा, कहीं अपने रुकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या आपके होटल, आपके सारे शहरों में होटल में रुकना संभव है? होटल आपके खुले हुए हैं? क्या होटल्स में ये प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है? एक भी आपका रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ है, जो बाहर से लोग आएंगे वो कहां खाएंगे? आप खोलने नहीं दे रहे हैं। कैसे खोलने दीजिएगा? संभव नहीं है। वो कैसे खाएंगे, कहां खाएंगे, कहां रुकेंगे? बस स्टैंड पे रुकें कि स्टेशन में रुकें कि पार्कों में सोएं? इसको आप कैसे, इसका क्या इंतजाम कर रहे हैं? उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? नीट का पूरे बिहार में मात्र 2 सेंटर है। नॉर्थ बिहार के जितने स्टूडेंट्स हैं वो कैसे आके एग्जाम देंगे सुबह 7 बजे? इसका कोई हल मुझे समझा दे सरकार। सबसे बड़ा सवाल यही है मेरा। उनके साथ इतना कोई भी बच्चा होता है, उसके साथ गार्जियन आते ही आते हैं। ज्यादातर केसेस में, बहुत बच्चों के साथ नहीं आते हैं, ज्यादातर केसेस में बच्चों के साथ गार्जियन आते हैं। तो सेंटर के बाहर जो भीड़ लगेगी उसके एसओपी के बारे में क्या? उसको कैसे आप फॉलो कीजिएगा? उसका क्या प्रोटोकॉल रहेगा? आपने ये कर दिया, एसओपी बना दिया कि भाई जिसको टेम्परेचर हाई रहेगा उसको अलग रूम में हम रख देंगे। तो जो इसको टेम्परेचर हाई है, जो संक्रमित हो चुका है, वो तो किस मनोस्थिति में वो एग्जाम देगा? और जो लोग संक्रमित अभी हैं स्टूडेंट्स, उनका साल बर्बाद हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या? एनटीए का मैंने आज जो स्टेटमेंट पढ़ा, जिसको मुझे पढ़ने के बाद जो मुझे लगा कि नहीं, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए।
एनटीए का इसमें स्टेटमेंट था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कि भाई हमने स्टूडेंट्स के मन चाहा सेंटर दिया है। पूरे बिहार में नीट में 2 ही सेंटर है, इसमें आपने क्या मन चाहा कर दिया? क्या कहीं ना कहीं आप बिहारी प्रतिभा को पीछे ढकेलना चाहते हैं? बिहार के लोग ना बने डॉक्टर इंजीनियर? क्या आप ये चाहते हैं? क्या आपकी ये मंशा है? मैं ये कह नहीं रहा हूं, मगर आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा जो लग रहा है, ये भी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या ये सही सवाल है? चीजों को देखना होगा, समझना होगा। ये एग्जाम जब इतने दिन डिले हो, जब 45 केसेस थे तब आपने एग्जाम को डेफर कर दिया। आज 75,000 केस है एक दिन का, और आप कह रहे हैं संक्रमण का दर घट रहा है, हम एग्जाम कराएंगे। एक तो स्टूडेंट ऐसे ही इतना लॉकडाउन और ये सबको झेल के तैयारी, बार बार उसका डेट चेंज हो रहा है, मेंटली परेशान है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। घर पे लोग रह के, अब कई लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, वो लोग स्कूल में या कॉलेज में ही जाके पढ़ाई कर पा रहे थे, वो घर में जो पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से, उन स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन का क्या आपने उन स्टूडेंट्स का साल खराब होने के बारे में सोचा है? उसके ऊपर आपका कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। अरे भाई, छात्रों का साल बर्बाद होने का आप जो ये रोना रो रहे हैं, तो इसमें छात्रों का कई तरीके से साल बर्बाद हो रहा है ना, उसके ऊपर भी तो आप देखिए। इन परिस्थिति में छात्र किस मनोदशा में एग्जाम देंगे? एक तो इतना भय का वातावरण है, किसी तरह पटना आ भी जाता है, गया भी जाता है स्टूडेंट, उसके बाद उसको हमेशा तो यही डर सताते रहेगा, कहां हम छू ना दे, कहां हम बैठ ना जाए कि हमको कोरोना ना हो जाए। वो एग्जाम क्या दे पाएगा स्टूडेंट? आपने कहा साइलेंट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स वांट्स दिस एग्जाम। इफ देयर इज अ मेजॉरिटी, व्हाई इट इज साइलेंट? द मेजॉरिटी इज आस्किंग यू अगेन एंड अगेन टू स्टॉप एंड डेफर दीज एग्जामिनेशंस। वेयर इज दिस साइलेंट मेजॉरिटी? Whatever we are seeing, whatever we are hearing, are the majority of the people who are saying please defer these examinations. कहां है आपकी मेजॉरिटी जो कह रही है एग्जाम करवाइए? आपका ये दलील है कि आप कह रहे हैं कि ये एग्जाम्स नहीं होंगे तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये बच्चों को बरगला के एडमिशन ले लेंगे, उनका भविष्य खराब करेंगे। तो भाई कहां है आपकी व्यवस्था? कहां है आपकी कानून व्यवस्था? ये आपका काम है, आप उसको रोकिए। आप इस डर से बच्चों का जीवन आप अंधकार में ढकेलने में लगे हुए हैं। बच्चों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने एसओपी बना दिया कि भाई मास्क पहन के एग्जाम दिया जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि जब बीच में अनलॉक हुआ, मैंने घूमना शुरू किया, 1 घंटे में गाड़ी में एसी में मैं मास्क लगा के नहीं बैठ पाता था, मुझे दिक्कत होने लगता था। इस चीजों को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं आप इन चीजों को? इन चीजों को आप कंसिडर कीजिए। दिक्कत है, परेशानी है। मास्क लगा के स्टूडेंट फ्रीली कैसे एग्जाम देगा? कैसे हो सकता है ये एग्जाम? हम सेंटर पे जा रहे हैं, वहां पे अब ये आपकी स्टडी है, WHO का स्टडी है कि मास्क लगाने के बाद लगातार लगाए रहने से ऑक्सीजन की कमी होती है, ब्रेन में ऑक्सीजन का इनफ्लो कम होता है, तो स्टूडेंट फ्रीली एग्जाम पेपर कैसे देगा? अब एक और हमारे देश में भ्रांति ही मैं कहूंगा फैल चुका है। इसमें यह माना जा रहा है, ये लोग मानने लग गए हैं कि कोरोना से डेथ जो हो रहा है उन्हीं लोगों को हो रहा है, चाहे वो जो बुजुर्ग हैं या जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब पहले से उनको किसी प्रकार की बीमारी या परेशानी है। तो WHO की ही रिपोर्ट है जो आपके साथ मैं साझा कर देना चाहता हूं। WHO ने कहा है कि युवा लोगों में कोरोना हो रहा है और बहुत ही घातक रूप से हो रहा है, युवाओं का भी जान जा रहा है। अगर एक भी बच्चा उस पूरे प्रकरण में असिम्प्टोमेटिक पेशेंट रहा और उससे जब पूरा ये फैल जाएगा, तब आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार का कोरोना का एक विस्फोट होगा। चलिए आप एग्जाम करवा लेंगे, उसके बाद फिर अब ये बहुत जगह जो आपका लॉकडाउन का प्रोसेस है उसके वजह से ना ट्रेन चल रहे हैं हर जगह, ना हर जगह फ्लाइट चल रहा है, तो स्टूडेंट कैसे फ्रीली मूव करेंगे? यही प्रोसेस, यही चीज मैं कह रहा हूं कि जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर एडमिशन का प्रोसेस आएगा, काउंसलिंग का टाइम आएगा, उस समय फिर कैसे जाएंगे सब लोग, कैसे कहां रहेंगे, क्या सुविधा मिलेगी इनको? ये 1 साल की दुहाई में आप कितने बच्चों के जीवन के साथ खेल रहे हैं। जीवन के साथ मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें ये घातक हो सकता है, इसमें कई लोगों की जान जा सकती है। अब नीट में तो पेपर पेंसिल से एग्जाम होता है, जी में कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसको आप कैसे सैनिटाइज करेंगे?
कहां है आपके पास इतना सारा? आपके पास है इक्विपमेंट यूवी रेज का सैनिटाइज करने का? कैसे सैनिटाइज करेंगे आप? कोई थॉट प्रोसेस होना चाहिए ना। सेंटर के बाहर आपकी भीड़ लगेगी, अंदर भी भीड़ लगेगी, या आप एसओपी गाइडलाइंस आप बनाते रहिए, इससे कुछ नहीं होगा। व्यवस्था आपकी है नहीं, और आप कहीं ना कहीं, मुझे ये लगता है ये पूरा प्रोसेस हो रहा है कि दिखा दिया जाए कि अब नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, चीजें ठीक हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, एक एग्जाम का प्रोसेस शुरू हो जाए, उसके बाद आगे हम चुनाव का प्रोसेस भी शुरू कर दें। लोगों की जान जाए या ना जाए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें विपक्ष को भी मैं बात कर रहा था शुरू में, विपक्ष को क्यों, विपक्ष का क्या रवैया। 7 गैर भाजपाई सरकार ने के मुख्यमंत्रियों ने कल डिसीजन लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। महोदय 1 तारीख से एग्जाम है और आज 27 तारीख है। आज आपने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। एक दिन में आप क्या करवा पाएंगे, भगवान मालिक है। कितना आपके अंदर ये, अगर आप लोगों में ये पहले से थॉट प्रोसेस था तो आपने पहले क्यों नहीं पहल किया स्टूडेंट्स के लिए? इतना ही स्टूडेंट्स के लिए आपके अंदर दर्द भरा हुआ था तो ठीक है, अच्छी पहल है, मगर थोड़ी पहले आपको करनी चाहिए थी। ये लास्ट मोमेंट पे राजनीति करके क्या आप साबित करना चाह रहे हैं? आप भी कोई उन्हीं की तरह हैं, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सोचना पड़ेगा लोगों को कि हमें एग्जाम के नाम पर ये जो सारा खेल हो रहा है, ये किस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को दिखाने का खेल हो रहा है, ये हमें और आपको ही सोचना पड़ेगा। अब मैं नहीं जानता कि क्या सुप्रीम कोर्ट चीजों को रोकेगा या नहीं रोकेगा, इसलिए यही कहूंगा मैं कि भाई जो स्टूडेंट एग्जाम्स में अब अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो अपीयर होंगे, उनके पास कोई चारा नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है करवाने का। जिस तरह चुनाव करवाने का मन बना लिया है, उसी तरह इसको भी करवाने का मन बना लिया है। तो स्टूडेंट्स को मैं बस यही अपील करूंगा कि आप सतर्क रहें और सतर्कता के साथ एग्जाम दें। आपके भविष्य का सवाल है, बिल्कुल आपके भविष्य का सवाल है, मगर सरकार को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि हम इतने सारे युवा नौजवानों के जीवन के साथ जो खेल रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं हम? क्या ये सही होने जा रहा है? आज कहीं मैंने पढ़ा कि 150 एक्स एकेडमिशियंस ने इसके ऊपर कह दिया कि ये एग्जाम्स होने चाहिए। भाई एग्जाम्स आप होने चाहिए आपने कह दिया, मगर इसके पीछे जो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, इसके ऊपर आपने क्या डिस्कशन किया है, इसके ऊपर आपने क्यों नहीं कोई अपना मंतव्य दिया है, ये आप ही बता सकते हैं। आप एकेडमिशियंस हैं, आप हमसे ज़्यादा समझदार लोग हैं, आपको ज़्यादा आपने चीज़ों को नज़दीक से देखा है, तो ये उत्तर भी आप ही को देना होगा। अंत में मेरा एक सुझाव भी है, सरकार इसको माने या ना माने, कि जब इस एग्जाम्स में तो नहीं, मगर किसी भी एग्जाम्स में, जो जहां भी जिस एग्जाम्स में एज लिमिट होता है, इस साल को देखते हुए इस एज लिमिट के प्रोसेस को 1 साल और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये साल देखिए सबका बर्बाद हुआ है। तो मैं यही कहूंगा अंत में कि एग्जाम अगर होते हैं तो आप सतर्कता से दीजिए। सरकार विपक्ष दोनों इस मामले में जो कर रही है आपके सामने है, मगर मेरा और आपका जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा अगले साल भी दे सकते हैं आप, अगर जो लोग अगले साल दें। मैं तो यही कहूँगा कि बाकी स्टूडेंट्स की अपनी मर्जी है, अपना उनका वो है, निर्णय होना चाहिए इसमें, मगर सरकार को इसके ऊपर गंभीरता सोचना चाहिए। बहुत लोगों के जान के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। अब मैं कमेंट्स आपके देख लेता हूँ, अगर कोई सवाल हो आपका तो आपके सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार कुंदन बाबू, प्रणाम ऋषि बाबू, जय हो संतोष जी, धीरेन्द्र जी बिल्कुल आप जिंदाबाद, अभिषेक जी जय हो, सहजानंद कुमार पांडे जी जय हो, प्रभाकर जी कैसे हैं, शिवदयाल आई प्राउड ऑफ यू, थैंक यू, राकेश जी जय हो, रमन कुमार रॉय जी वेलकम, बिल्कुल वेलकम है,
आतिश शर्मा जी जय हो, भूपेश जी जय हो, रोहित जी जय हो, अंकित बाबू बहुत बढ़िया, कैसे हैं चंदन जी, नमस्कार नमस्कार, धीरेन्द्र जी, मोनू दादा जय हो, बिल्कुल, कैसे हैं मोनू बाबू, नमस्कार सर, मयंक सर नमस्कार, आप नमस्कार भैया मत लिखिए, व्यास कुमार, अमर सिंह जी गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग व्यास जी, रजनीकांत जी, सुदामा कुमार जी, दबाव तो बनाना चाहिए देखिए, मगर अब थोड़ा अंत हो गया है, हमने सोचा सरकार इस चीज़ को समझ जाएगी, दबाव बनाने का तो हर तरीके से प्रयास किया गया है, कोर्ट भी लोग गए हैं, देखिए कोर्ट अगर कोई निर्णय ले फेवर में तो। गुड इवनिंग संजीत जी, शुभम जी बिल्कुल सही, प्रिंस बाबू जय हो, सतीश कुमार जी एग्ज़ाम होगा कब आप बता सकते हैं, अच्छी व्यवस्था कैसे हो, इसकी व्यवस्था करवाइए, परीक्षा रोकना समाधान नहीं है। अच्छी व्यवस्था कैसे हो सकती है, सांस लेने से कोरोना हो रहा है, सावधानी बरतें कि सांस लेना बंद कर दें। सिर्फ सांस लेने से कोरोना नहीं हो रहा है, जहाँ कोई संक्रमित है आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तब आपको वहाँ पे सांस लेने के वजह से कोरोना हो रहा है। ये तो जो लोग संक्रमित हैं या जो लोग नहीं संक्रमित हैं उनको इस प्रोटोकॉल को मानना पड़ेगा, मगर क्या कितने लोग प्रोटोकॉल को मान रहे हैं। सिंपल सा, हम सब्जी लेने बाहर जाते हैं तो क्या हम मास्क पहन रहे हैं, क्या उसके बाद हम वहाँ से वापस आते हैं तो अपने हाथ पैर को धो रहे हैं, क्या हम उन सब्जियों को धो रहे हैं, अगर हमारे घर पे कोई सामान आ रहा है तो क्या उसको हम सैनिटाइज कर रहे हैं। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, सांस रोकने बंद करने से नहीं होगा, और परीक्षा रोकना ही समाधान है अभी, क्योंकि सरकार के पास समाधान का कोई तरीका नहीं है। आप सोशल डिस्टेंसिंग कहते रहिए, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगा। 1 साल वेस्ट होना ज़्यादा जरूरी है कि मर जाना ज़्यादा जरूरी है। मेरा सिंपल सवाल है आपसे सतीश जी, बिल्कुल सीधा सा सवाल, क्या हम और आप इस प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं 100%? मेरे कई करीबी लोगों की जान चली गई है अभी 4-5 दिन के अंदर, कई लोग संक्रमित भी हैं मेरे जान पहचान के, और उन्होंने बहुत सावधानी बरतने की कोशिश की, जहां पे चूक हुई उनको हो गया। हमारी अपनी गलती से हमें कोरोना हो रहा है, या जिसे है उसकी गलती से हो रहा है। कई लोग असिम्टोमेटिक रहते हैं, टेस्ट नहीं करवाते हैं, उसके बाद खुलेआम घूमते हैं, बिना मास्क के घूमते हैं, तो वैसे लोगों के ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी कि आपको और हमको खुद को सोचना होगा। ऋषि बिल्कुल सही सवाल है, ऋषि का सवाल है 7 दिन पहले सेंटर का पता चलता है, वो भी आउट ऑफ बिहार का। ये बिल्कुल, मैं इस चीज के बारे में मैं भूल गया था, इस चीज के मैंने लिखा हुआ था, मेरे दिमाग से निकल गया। बीएचयू का 14 तारीख को एग्जाम होने वाला है, एंट्रेंस टेस्ट, उसके 3 से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड निकलेगा, उसमें तब पता चलेगा स्टूडेंट्स को कि कहां सेंटर है। अब बताइए, बिहार के बाहर का जो छात्र है वो बनारस 4 दिन में अपने जाने का, रुकने का, आने का सारी व्यवस्था कैसे कर लेगा। सब सक्षम छात्र नहीं हैं, मध्यम वर्ग परिवार के भी होते हैं, कोई लोग गरीब परिवार से भी होते हैं, उन छात्रों का क्या होगा। एग्जाम कराना समाधान नहीं है, जब तक पूरी आपके प्लानिंग नहीं है तब तक एग्जाम होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और ये 4 दिन पहले एडमिट कार्ड में सेंटर देने कहां से औचित्य है इस तरीके के माहौल में। चुनाव पर आपकी क्या रणनीति है शुभम जी? अभी चुनाव पे मेरी कोई रणनीति नहीं है। चुनाव पे मैं सिंपल यही कहूंगा, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष को आंख बंद करके वोट ना दें। आप पहले देखें, कोई भी पार्टी का हो, कितनी भी अच्छी पार्टी हो, उस पार्टी का वो उम्मीदवार आपके क्षेत्र में सही रहेगा या नहीं, उस उम्मीदवार का आप पूरा आकलन करें। क्या वो उम्मीदवार आपके लिए सही है या नहीं है, क्या उम्मीदवार आपके क्षेत्र में रहेगा, नहीं रहेगा, आपकी बातों को सुनेगा, नहीं सुनेगा, या सत्ता में आकर सत्ता पक्ष के लोगों के साथ हो जाएगा। ये आपको हर उम्मीदवार का आकलन करना होगा। जब तक ये नहीं होगा, बिहार में ऐसे ही 15-15 साल का जो ये गठजोड़ चलते आया है, ये चलते रहेगा, और इसी तरीके से हम लोग पिसते रहेंगे। कोरोना, बाढ़, कोरोना से ज्यादा बड़ा महामारी है बाढ़ हमारे लिए, जो हम लगातार कई सालों से झेल रहे हैं। अब तो डेंगू भी पैर पसार रहा है बिहार में। तो क्यों ये चीजें हैं? आज हमारे साथ बनी हुई जो राज्य हैं, हमारे से अलग होकर जो राज्य बनी हैं, वो हमसे कई गुना आगे निकल गई। तो हमें आकलन उम्मीदवारों का करना होगा, ना कि पार्टी और नेताओं का करना होगा। उम्मीदवार जो आपसे वोट मांगने आ रहा है, क्या वो आपके लिए सही है, आपको इसका आकलन करना होगा।
जय हो रजनीश कुमार जी। सर्वेश जी नमस्ते। अजीत जी आप ये कार्यक्रम हर दिन करें भैया। नहीं अजीत जी, हर दिन संभव भी नहीं हो पाता है, कई तरीके की चीज़ें होती हैं। मगर हाँ, जिन मुद्दों पे मुझे लगता है कि जो मुद्दे इस प्रकार के हैं जो आपके बीच में मुझे लगता है कि कुछ बात होनी चाहिए, तो अभी इसी प्रकार से जब संवाद करना मुझे लगता है सही है, तो मैं उन मुद्दों को आपके बीच में लेके आते रहूँगा। हाँ, मगर अजीत जी कहीं आपको कोई ऐसा मुद्दा लगता है कि जिस पे हमें अपनी बात रखनी चाहिए, आप हमें कहें, हम उन मुद्दों को जरूर उठाएंगे, क्योंकि आपके बीच से भी हमें जो फीडबैक आता है वो भी ज़रूरी है, एक तरफा संवाद नहीं होना चाहिए। कोरोना वायरस नीलेश जी ने लिखा है, कोरोना वायरस गोपाल शर्मा जी जय हो। कोरोना वायरस अफसर के रूप में डॉक्टर और सत्ताधारी पार्टी खिलाई लूट मचा दिया है, झूठा रिपोर्ट देकर पैसे लूट रहे हैं। अब झूठा सच्चा ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं किस प्रकार का रिपोर्ट है, मगर हाँ, क्वारंटीन सेंटर के नाम पे बहुत लूट मचा है, सबके सामने है वो चीज़, वो आपको देख के लगता है, आप खुद देख के समझते हैं। जहानाबाद ओपिनियन, लगता है सरकार संवेदनहीनता की हद पार कर रही है। अब सरकार तो संवेदनहीन बहुत पहले हो चुकी थी, हमें और आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि कब तक हमारे जान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हम कब तक ये झेलते रहेंगे। गोपाल शर्मा जी बिल्कुल भाई जी। अजीत कुमार जी, नीरज जी को अपने घर का रास्ता दिखलाइए। हम कौन होते हैं रास्ता दिखलाने वाले? आप सभी लोग हैं, जनता जनार्दन मालिक है, आप रास्ता दिखाइएगा या क्या दिखाइएगा वो आप लोग के ऊपर है, आप लोग तय कीजिए, आप लोग का जो निर्णय होगा वही होगा, क्योंकि आपको तय करना है। कोई नेता आपके लिए तय करे वो बिल्कुल गलत है। ये आपको तय करना होगा कि आपके लिए कौन व्यक्ति सही है, कौन आपके लिए काम कर रहा है। कोई भी जी हो, कोई भी जी हो, वो आपको तय करना होगा, और रास्ता दिखाना, सुमार्ग पे लाना वो आप ही का काम है, आप ही लोगों को लाना होगा, क्योंकि आप जागृत होंगे तभी इस राज्य में कुछ होगा, हम अकेले से कुछ नहीं होगा। आज फिर जहानाबाद के लाल शहीद हुए। बिल्कुल, आज फिर जहानाबाद के हमारे एक वीर जवान सलेमपुर गांव के, उनकी कल मृत्यु हो गई, लेह में पोस्टेड थे। वीर जवान को हमने श्रद्धांजलि दी है और हम जल्द ही हम जाएंगे भी उनके यहाँ और जाके हम अपनी श्रद्धांजलि देंगे। जय हो सूरज कुमार जी। प्रणाम पाहुल बाबू। लगभग आप सब लोग का हमने कमेंट देख लिया। यही बात थी, यही मुद्दे थे। आज मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर लगा कि नहीं, छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए, छात्रों के बीच में ये चीज़ें जानी चाहिए, लोगों के बीच में ये चीज़ें जानी चाहिए। और हमें देखिए, आज इस मुद्दे के ही तहत मैं एक और चीज़ कहता हूँ, कोरोना वायरस को लेके हमें सतर्क अभी भी रहने की ज़रूरत है। ये अभी लगातार बढ़ रहा है और ये अब हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा। सरकार भी कई तरीके की चीज़ें कर रही है, मगर जब तक हम और आप खुद इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, इन गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे के दिनों में। ये ख़त्म होता सा फिर मुझे नज़र नहीं आ रहा है मामला। और अब सरकार चुनाव भी करवा रही है और महामारी तो फैल ही रहा है, तो कहाँ तक ये क्या है। और आज आना भी नहीं था लाइव, मगर अनायास मुझे लगा कि इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। संडे को मैं फिर लाइव आऊँगा, जो मैंने पहले से तय कर रखा था शिक्षकों के मुद्दे पे, क्योंकि पूरा हमारा जो सिस्टम है उसको कोई जागृत कर सकता है तो वो शिक्षक ही हैं। और शिक्षकों के साथ जो रवैया ये सरकार, कोई भी सरकार, जितनी सरकारें आई गई, अभी नई शिक्षा नीति आई, बड़ी बड़ी बातें हुई, मगर जो अभी नया सेवा शर्त आया है जस्ट चुनाव से पहले, ये जो एक आप कह लीजिए झूठा गुलदस्ता या झूठा गिफ्ट या गुलगुल्ला की तरह जो अभी लॉलीपॉप दिखा रहे हैं हमारे चचा नीतीश चचा, करुणा कुमार जी, ये इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार में। संडे को संडे का दिन चुना है मैंने कि ज़्यादा लोग घर पे फ्री रहेंगे, देख सकेंगे, तो संडे के इसके ऊपर मैं सेवा शर्त के ऊपर चर्चा करूँगा विस्तार से आपके साथ। और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक, अगर एग्ज़ाम नहीं रुकते हैं तो। और मेंटल टेंशन है आपको, मगर क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम अगर आप देने का निर्णय ले रहे हैं तो दीजिए, मगर सतर्कता जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आप बरत सकते हैं बरतिए। और आप सभी लोगों से, जो भाई लोग सुन रहे हैं, जो गार्जियन सुन रहे हैं,
आप सभी लोग जितने भी कोरोना गाइडलाइंस हैं कृपया करके फॉलो करें, क्योंकि अभी हाल के दिनों में मैंने अपने कई निकटतम लोगों को इस बीमारी के वजह से जान गंवाते हुए देखा है। कई हमारे निकट के जान पहचान के लोग अभी संक्रमित हैं, परेशान हैं। तो ये इससे कोई अछूता नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सब लोग इसकी पीड़ा झेल रहे हैं। तो थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, यही कहूँगा मैं। धन्यवाद।